नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 के अंतर्गत अध्याय 1 परिमेय संख्याओं से संबंधित हम परिचय प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को हम पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी एक्सरसाइज के प्रश्न हल करेंगे तब आप उनको आराम से हल कर पाएंगे। हम जानते हैं कि नवीन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इस वर्ष कक्षा 8वीं बोर्ड है और बोर्ड परीक्षा में लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं में या पिछले वर्ष की जो वार्षिक परीक्षा हुई है उससे प्रश्नों को देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह क्या है? चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 है और उसका टाइटल है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हम सीख चुके हैं प्राकृत संख्याएं। क्या सीख चुके हैं? प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है ना? एक से लगा करके सारी संख्या जितनी होती है वे होती है प्राकृत संख्याएं, है ना। 1 2 3 4 5 लगा करके जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा है पूर्ण संख्याएं। क्या सीखी है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। क्या सीखे हैं? होल नंबर्स। यानी जब हमने प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये हो जाती है आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या है। यानी जीरो से लगा करके जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने सीखा था पूर्णांक। क्या सीखा था हमने? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ये हम पहले सीख चुके हैं। अब पूर्णांक में क्या होता है? हमने देखा कि जीरो से लगा करके 1 2 3 4 ये सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन जब जीरो के हम बाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये 0 1 2 3 और इसी प्रकार से आगे जो संख्या बढ़ती हुई चली जाती हैं। जब जीरो के हम बाईं ओर जाते हैं तो क्या आता है? -1 -2 -3 और इसी प्रकार से आगे जो संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये सभी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाती है यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम आज सीखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या सीखने वाले हैं? परिमेय संख्याएं। अब देखिए, परिमेय संख्या होती क्या है? यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q जो है यह बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जीरो के अलावा अन्य कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन Q का मान जीरो कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब P/Q के रूप में हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? तो देखिए, हम ले सकते हैं 2/3। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये तो भिन्न है, फ्रैक्शन है। यस, है ना। जितनी भी भिन्न होती है वे सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। तो देखिए, अब जो परिमेय संख्या होती है यह धनात्मक भी हो सकती है यानी पॉजिटिव हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है यानी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। और जो भिन्न होती है वे केवल धनात्मक होती है, वे ऋणात्मक नहीं होती है। ओके। यानी ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके। ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। तब परिमेय संख्या का अब देखिए कि कोई भी संख्या हो तो आप ये बोलेंगे जैसे क्या 4 एक परिमेय संख्या है? बताइए। जी हाँ,
4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम जो है 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका बटा कुछ नहीं होता है, वहां क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, 4 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, क्या ऋण 2 यानी -2 ये भी परिमेय संख्या है? जी हाँ है, क्योंकि इसे भी हम जो है -2/1 लिख सकते हैं। तो फिर क्या 0 भी परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 0 भी क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई है। समझ में ना? तो इस प्रकार से कोई भी है ना, कोई भी संख्या हो वे परिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रहेगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अब 4/0 ही कर देंगे तो क्या यह परिमेय संख्या होगी? जी नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है ना? ये क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों? कि किसी भी संख्या में जब 0 से हम भाग लगाते हैं तो वह नॉट डिफाइन होती है, यानी परिभाषित नहीं होती है। ओके, ये क्या हो जाएगी? ये परिभाषित नहीं है, इसलिए जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्लियर? तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया है, परिमेय संख्या होगा। चलो अब सीख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब देखिए, रेशनल नंबर्स के जो है मुख्य रूप से 4 जो है प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं। वे गुण कौन कौन से होते हैं? इसके पहले हमने पूर्ण संख्याओं में है ना, और हमने पूर्णांकों में उनके गुणों को सीखा है। अब वे गुण सीखेंगे हम परिमेय संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में कि क्या वे परिमेय संख्याओं में लागू होते हैं या नहीं होते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। और इस वर्ष की परीक्षा में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, पहला गुण होता है समृद्ध गुण, यानी क्लोजर, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, हम पूर्ण संख्याओं रूप में सीख चुके हैं कि क्लोजर जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, समृद्ध गुण क्या होता है। इसे हम क्रमशः चारों जो हमारी संक्रियाएं हैं, कौन सी? योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। इन चारों ही संक्रियाओं में हम देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याओं में ये अप्लाई हो रहे हैं, एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं योग में। योग यानी एडिशन, है ना, ठीक है। यानी योग में देखते हैं कि समृद्ध गुण लागू होता है या नहीं होता है। देखिए, हमने आपको देखा कि कोई से भी हम ले लेते हैं 2 परिमेय संख्याएं, है ना। जैसे हमने लिया 2/7 और 3/7, ये 2 परिमेय संख्या ली और इनको हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा ये? 5/7, क्योंकि जब हर समान होते ना तो हर सेम आ जाता है, ऐसे ऐसे ही। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है ना। योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है, यानी वो क्लोजर है। यानी ये इस पे ट्रू हो जाता है ना, कि भैया ये जो गुण होता है इसका, इस पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है, यानी संक्रिया है, वह है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। अब घटाव में क्या होता है कि देखिए, हमने कोई सी भी 2 परिमेय संख्या ली, जैसे हमने लिया है 5/7 -2/7। ठीक है, दोनों के हर समान है तो हर में वही 7 आ जाएगा और अंश आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे? 5 - 2 बराबर, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है समृद्ध गुण एप्लीकेबल है, यानी लागू है। परिमेय संख्या क्या है? व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है, इसके अंतर्गत भी समृद्ध है।
तो यह हमारा यह जो है वो ट्रू हो जाएगा कि हाँ भैया व्यवकलन में भी परमेय संख्याएं संवृत है। ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरा जो है हमारी जो प्रश्न है गुण है वह है गुणा, यानी इसे हम गुणन भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये गुणन। ठीक है ना। अब गुणन में क्या होता है कि जब हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, चलिए हमने लिया 3/4 गुणित 1/2। ठीक है ना। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हुआ 3/8 हुआ। यानी जब हमने दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया तो उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए परिमेय संख्याओं में संवृत गुण पाया जाता है गुणन में भी, है ना। यानी गुणन के अंतर्गत भी यह संवृत है। ओके, ये हमारा हो गया। अब चौथा जो हमारा संक्रिया है, ऑपरेशन है, वह है भाग यानी डिवीजन, है ना। अब भाग में देखते हैं कि कोई से भी हमने परिमेय संख्या ली है, जिसे हमने लिया है 3/5 भागित, है ना, 3/4 ले लिया है। चलिए कुछ ले लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है 3/5, इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 4/3, ये महीनों में सीख चुके हैं, तो 4 तिया 12/15 हो जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भाग में ये संवृत हैं, लेकिन क्या होगा कि हम जानते हैं कि भाई परिमेय संख्या हमारी जो है वह 0 भी है ना। भाई यदि 0 हमने ले ली है, अभी देखा हमने कि परिमेय संख्या क्या है 0 भी है, तो यदि मान लिया हमने ये 3/4 के स्थान पर इसको इस प्रकार से लिखा, है ना, ये 3/5 भागित 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या हम ले ली तो क्या होगा, देखिए 3/5 इसका हो जाएगा 1/0। हम देखते हैं ये 3 एकम 3 और 5 का गुणा करेंगे शून्य में, कितना आता है 0, है ना। और जिसके बटे 0 आता है तो वह क्या होता है नॉट डिफाइंड, है ना, यानी परिभाषित नहीं होता है ना। ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, यानी परिभाषित नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग में जो है ना, परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है ना, ये हो जाएगा। हाँ, संवृत क्या हो सकती है जब कोई परिमेय संख्या 0 न हो, यानी कोई परिमेय संख्या 0 नहीं है तो ये संवृत हो सकती है, लेकिन 0 यदि हम शामिल करेंगे तो भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत नहीं है, यानी संवृत गुण इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, तथापि शून्य को जो है शामिल नहीं करे तो, शून्य को शामिल नहीं करे तो ये भाग के अंतर्गत संवृत है, लेकिन यूनिफाइड रूप से ये संवृत नहीं है। ओके, ये गुण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं अगला गुण। नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रम विनिमेयता। परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है दूसरे नंबर का, उसका नाम है क्रम विनिमेयता, यानी कम्यूटेटिव, है ना। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव में भी हमें चारों जो संक्रियाएं हमारी है, चार जो ऑपरेशन है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों में हमें देखना होगा, चेक करना होगा कि क्या ये जो प्रॉपर्टीज है इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो पहला हम देख लेते हैं योग में। ठीक है ना, पहला हम देखेंगे योग में, देखते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। हम इसके पहले सीख चुके हैं पूर्ण संख्याओं में, है ना, कि ये गुण लागू होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें आज देखें परिमेय संख्या के संदर्भ में ये सीखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दो परिमेय संख्या ली है, 3/7 और 2/7। ठीक है, तो इनका योगफल कितना आया, 5/7 आया, बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं कि इनके जो क्रम हैं, सीक्वेंस हैं, इनको चेंज करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 2/7, है ना। पहले हम लिख लिया 2/7 और इसमें हम जोड़ते हैं 3/7। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर भी दोनों का योग 5/7 आ रहा है।
यानी पहली स्थिति में भी 5/4 योगफल आया है और दूसरी स्थिति में भी 5/7 योगफल आया है। यानी परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में हम जोड़ें, है ना, उनका योगफल जो है वह हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है ना, वह योग में क्रम विनिमय का जो रूल है, प्रॉपर्टीज है, उसका पालन करती है ना। यानी परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या है, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय यानी इनका क्रम क्या क्या चेंज कर दिया हमने, तब भी इसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवकलन में क्या यह नियम एप्लीकेबल है या नहीं है, यह हमें चेक करना है ना। व्यवकलन यानी घटाना, जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, अब यहां पर भी हम कोई से भी जो है दो परिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया है 5/8 माइनस 3/8, और आप यहां पर कोई से भी परिमेय संख्या ले करके ये चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, इसमें लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए 5 में से 3 माइनस करते हैं तो बचता है 2/8, है ना। अब देखें इनका क्रम चेंज करें कि 3/8 में से हम जो है 5/8 माइनस करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह आंसर क्या जाएगा, -2/8, है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2/8 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर -2/8 आया है। ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है क्या। जब बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का जो प्रॉपर्टीज है, रूल है, वो लागू नहीं होता है, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना। अब तीसरी जो हमारी संक्रिया है उसका नाम है गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, है ना। गुणन बोले या गुणा बोले एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दो हम लेते हैं परिमेय संख्या 2/3 गुणा 1/5, ठीक है। गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इनका हम सीक्वेंस चेंज करके देखते हैं, क्रम चेंज करके देखते हैं कि 1/5 गुणा 2/3, है ना। तो देख रहे हैं 1 2 2 और 5 3 15, यानी दोनों ही परिस्थिति में यहाँ पर भी इनका जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वह बराबर आया है। इसलिए कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है वे गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, यानी एप्लीकेबल है ना। परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता नियम लागू होता है, ठीक है ना। अब चौथी जो हमारी संक्रिया है उसका नाम है भाग। इसमें चेक करेंगे, भाग यानी डिवीजन। अब देखिए यहां पर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है ना। चलिए तो 3/4 इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम 2/1, तो 3 दूनी 6/4, है ना। अब इनका क्रम बदल के देखें, यानी 1/2 में हम 3/4 का भाग करें, है ना, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 3/4 है, इसका क्या हो जाएगा 4/3। हम गुणा कर रहे हैं, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं कि पहली स्थिति में हमारा आंसर आया था 6/4। जब हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो क्या आया 4/6। तो क्या ये दोनों बराबर है? जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग में जो है क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है, परिमेय संख्याओं के संदर्भ में ये लागू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए भाग जो है वह क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर? तो आपका हो गया क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए अब सीख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सहचारिता, जिसे हम सहचारिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहचारिता या सहचर नाम भी दिया जाता है कहीं के पर, है ना, सहचारिता। इंग्लिश में कहते हैं इसको एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव क्या होता है? यह दो संख्याओं के लिए लागू नहीं है। साहचर्य के गुण को परखने के लिए, चेक करने के लिए हमें कोई सी भी तीन संख्याएं लेनी होगी, है ना। ये तीन संख्याओं पे लागू होता है, दो पे लागू नहीं होता है। तो वही हम करेंगे। हमारी जो चार संक्रिया हैं कौन कौन सी है? योग,
व्यवकलन, गुणन और भाग, इन चारों पर देखेंगे ना। पहले हम देख रहे हैं योग पर। चलिए हम लेते हैं 3 जो है परिमेय संख्या 1/2 है ना, उसके बाद में 1/4 ले लिया और हमने ले लिया 2/3 ले लिया। चलिए है ना, कोई से भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इनको क्या करेंगे, प्लस करते हैं। ठीक है, अब साहचर्य में क्या होता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ना है और फिर इसके बाद में अन्य 2 संख्याओं को। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि 1/2 और 1/4 इन दोनों ले लेते हैं, यानी ये इनका साहचर्य हो गया है, इनका 7 हो गया है ना। तो अब इनका देखते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1, यानी 2 धन 1/4 है ना, धन 2/3। ठीक है ना, 2 और 1 3 है ना, 2 और 1 3/4 धन 2/3। अब 3 और 4 का निकालते हैं एलसीएम, तो 3 चौके 12 है ना, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो 9 और 8 कितने हो गए, 17/12। ठीक है, ये पहली स्थिति में। अब इसका देखते हैं दूसरा पक्ष। क्या करेंगे कि ये संख्या हमारे पास में वही है, कौन सी है, 1/2 धन 1/4 धन 2/3। ठीक है, संख्या वही है ना। अब क्या करेंगे, हम साहचर्य इनमें लागू करते हैं, यानी इन दोनों का साथ हो जाएगा। इन दोनों झगड़ा हो गया है और झगड़ा होकर के इसने क्या करा, इसको छोड़ दिया और इसको दोस्त बना लिया है। ठीक है ना, तो दोनों एक साथ ही हो गए भैया। अब देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है। तो 1/2 धन, अब 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 है ना, 4 दूनी 8। तो 1/2 धन 8 और 3 होते हैं 11, 11/12। 12 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो 12 आता है। 2 का भाग लाएंगे, 2 6 12, 6 एकम 6 धन 12 एकम 12 और 11 एकम 11, 11 और 6 होते हैं 17/12। तो हम देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में जो है उत्तर दोनों का सेम आ रहा है, यानी दोनों पक्ष हमारे है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के संदर्भ में, यानी परिमेय संख्याओं में है ना के अंतर्गत योग में जो है साहचर्यता का गुण पाया जाता है, यानी इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं ठीक है कि परिमेय संख्याओं के लिए योग क्या है, साहचर्य है, यानी एसोसिएट है। ठीक है ना, अब योग के बाद में हम देख लेते हैं व्यवकलन में। चलिए योग में हमने देखा कि साहचर्यता का नियम लागू होता है, तो अब हम देख लेते हैं व्यवकलन में, है ना, कि क्या व्यवकलन में भी ये एप्लीकेबल है या नहीं है ना। व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं कि 3 लेते हैं अलग अलग परिमेय संख्याएं, यानी देखिए 1/2 है ना, 2/3 और 3/4। ठीक है ना, ये 3 हमने ले ली परिमेय संख्या है और इसमें व्यवकलन यानी घटाव की जो क्रिया है वो करके देखते हैं। तरीका वही साहचर्य में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 को एक साथ में हम ले लेंगे, इनका साहचर्य करवाते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3 धन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 है ना, ये हो गया माइनस 3/4। 3 और 4 7 होते हैं, तो 7/6 माइनस 3/4 है ना। अब 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो आता है 12, 6 दूनी 12, 2 सते 14, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है ना, 14 में से हम 9 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5, 5/12। क्लियर। चलिए अब इसी को हम जो है साहचर्य चेंज करके देखते हैं, इसका साहचर्य जो है इसके साथ में करेंगे, यानी अब क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं को ले लेंगे। ठीक है ना, पहले क्या करा हमने, पहली 2 परिमेय संख्याओं को लिया है और हमने इसको हल किया है।
चलिए अब देखते हैं कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो 1/2 माइनस, अब दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो 12 आता है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो 1/2 माइनस 8 में से 9 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना, -1/12, ठीक है ना। 2 और 12 का हमने निकाला एलसीएम तो 12 आता है, 2 छक्के 12, 6 कम 6, माइनस 12 कम 12 और 1 गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 + 1/12, तो 6 और 1 कितना हो गया, ये 7 हो गया, 7/12। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है ना लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, यानी ये आपका बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका दायां पक्ष है। आप देख रहे हैं क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन में ये साहचर्यता के गुण का पालन नहीं करती है, यानी इसमें लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्या है, साहचर्य नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं गुणन में क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या गुणन में भी साहचर्यता लागू होता है या नहीं होता है परिमेय संख्याओं के संदर्भ में। तो देखिए तीसरी जो हमारी संक्रिया है उसका नाम है गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसमें देखते हैं हम 3 लेते हैं परिमेय संख्या है, कोई सी भी और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यही हम परिमेय संख्या ले लें, है ना। 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4। देखिए तो तरीका वही है कि सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों को जो है ले लेते हैं, तो 2 ही कम 2 और 2 तिया 6 गुणा 3/4। अब गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 6 चौके 24, ठीक है। इनका गुणनफल कितना आया, 6/24 आया। अब देखते हैं इन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर, और अब क्या करेंगे, इनकी साहचर्यता हम चेंज कर देते हैं, इन दोनों को हम सहचारी बना लेते हैं। सहचारी मतलब है ना, साथी, ठीक है। तो 1/2 गुणा 2 तिया 6, 3 चौके 12, 6 कम 6 और 12 दूनी 24। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यह राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी बराबर है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इनके बराबर हैं। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्या है, गुणन में साहचर्य है, गुणन साहचर्य है, ये इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या भाग में भी साहचर्य है या नहीं है। चलिए अब जो चौथी हमारी संक्रिया है उसका नाम है भाग यानी डिवीजन। अब देखेंगे कि क्या भाग में साहचर्यता है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही 3 जो है परिमेय संख्या लेंगे, कोई से भी आप 3 परिमेय संख्या ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूं वही आप लें, कोई से ले सकते हैं। तो मैंने लिया 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक है ना। अब इसको तीनों को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब साहचर्यता होता क्या है कि साहचर्यता में पहले हम इन 2 को ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, 1/2 गुणा 3/1, ठीक है ना, भागित 1/5, 3 एकम 3 बटे 2 एकम 2, है ना, क्या हो गया, भागित 1/5 हो गया। इसके क्या हो जाएगा, 3/2 गुणन प्रतिलोम करेंगे तो 5/1, 3 पंजे 15 और 2 एकम 2, ठीक है। चलिए अब इन्हीं 3 जो है हम परिमेय संख्याओं को लेते हैं, 1/2, 1/3 और 1/5, और इसमें हम जो है डिवीजन यानी भाग की जो क्रिया हमारी है वो करवाते हैं। अब साहचर्यता जो है ना, हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इन दोनों को बना देते हैं सहचारी, ठीक है ना, और इन पे हम देखेंगे कि क्या यह नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो हो जाएगा 1/3, है ना, गुणन प्रतिलोम हो गया 5/1, 1/2 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5 और 3 एकम 3,
1/2, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 3/5, गुणा करने पर 3 एकम 3, 2 पंजे 10। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर और राइट हैंड साइड वाला आंसर ये इक्वल नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाग में जो है यह परिमेय संख्या के संदर्भ में साहचर्य नहीं है ना। यानी परिमेय संख्याओं के लिए भाग क्या है, साहचर्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उसका नाम है वितरकता। क्या नाम है, वितरकता, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि यह योग और व्यवकलन में, है ना, के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे, देखिए कि मान लिया जाए हमने कोई संख्या ए ली है ना, ठीक है ना, और b प्लस और c के योग के साथ में हम क्या करेंगे, ये देखना हमको ना। अब ये क्या करेंगे, यदि इस प्रकार से कोई संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, a का गुणा करते पहले b में, है ना। क्या करते हैं, b में गुणा करते हैं तो a भी आ गया ना। फिर प्लस चिन्ह है, हमने यहाँ प्लस लगा दिया। फिर क्या करेंगे, a का गुणा हम करते हैं c में तो क्या हो जाएगा, ac। ये इसका गुणनफल आता है, ठीक है ना। चलिए यदि मान लिया प्लस के स्थान पर माइनस आएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी हो जाएगा कि यदि कोई एक परिमेय संख्या है a, है ना, और दो परिमेय संख्या है जिसमें अंतर की क्रिया हो रही है, यानी घटाव क्रिया हो रही है, तब क्या करेंगे, देखिए a का गुणा करेंगे b में, क्या हो जाएगा ab, है ना। माइनस है तो यहाँ जाएगा माइनस, फिर a का गुणा करेंगे हम c में तो क्या हो जाएगा ac, आ गया ना। तो क्या हुआ कि यहां पर एक गुणनफल है ना, तो एक गुणनफल को दो गुणनफलों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं, ये कहलाता है वितरकता गुण। इसमें वितरण हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। देखिए बढ़ गया ना। अब यह क्या हुआ, एक गुणनफल था दोनों, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये ध्यान रखना है ना। जब कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका अर्थ होता है कि वहां पर गुणा का चिन्ह है, यानी गुणन की संक्रिया यहाँ पर हो रही है। तो क्या हुआ, ए गुणनफल हो गया तुम्हारा, ये पूरा हो गया ना, ये ए गुणनफल हो गया। अब इस गुणनफल को क्या है, दो गुणनफलों के योग, ये इसका एक गुणनफल है ना, और एक किसका गुणनफल है। तो ये दो गुणनफलों के योग, योग का मतलब क्या रहता है प्लस, प्लस को बोलते हैं योग, ठीक है ना। तो योग अथवा अंतर, ये माइनस को बोलेंगे अंतर, है ना। जब हमें अंतर ज्ञात करना होता है तो वहां पर हम माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो इस रूप में क्या है, वो विभक्त करते हैं, यानी बांट देता है। विभक्त करना मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, इसलिए से नाम है इसका, है ना। ये इसको हम यूँ कह सकते हैं, वितरण गुण भी कह सकते हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना, है ना। क्या होता है, बांटना, ये बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसे हम तीन परिमेय संख्या लेकर के भी समझ लेते हैं, है ना। ये हमारा हो गया, मूल हो गया है। अब इसको देखते हैं, हमने तीन परिमेय संख्या ली, जैसे 2/5, है ना, ब्रैकेट में 3/4 धन 2/3, ठीक है ना। इस प्रकार से ले लिया। जिसे हमने लिया ए के स्थान पर हमने लिया 2/5, बी के स्थान पर ले लिया हमने 3/4 और सी के स्थान पर लिया है 2/3। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने किया है, इसको अब अच्छे से समझ लेंगे कि 2/5 से गुणा करते हैं 3/4 में। इस प्रकार से देखिए 2/5 गुणा 3/4 और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम भी यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 2/5 से गुणा करेंगे हम 2/3 में, तो इसको लिखेंगे 2/5 गुणा 2/3 और इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब हमको इसका जो है गुणा कर लेते हैं। 2 तियां 6 और 4 पंजे 20 धन 2 दूनी 4 और 5 तियां 15, ठीक है ना। अब 20 और 15 का एलसीएम निकालते हैं तो ये आता है 60। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तीय। 20 का भाग लाते हैं, 3 20 तिया 60 और 3 6 18, 15 चौके 60
4 चौक 16, है ना। अब 18 और 16 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है कितना, 34/60। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है वितरकता गुण या वितरण गुण, या बोले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हो जाती है। तो यह योग और गुणन के रूप में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसका रूप आएगा और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है योज्य तत्समक। क्या नाम है, योज्य तत्समक। इसको आप अच्छे से समझ लें क्योंकि 8 ग्रेड में इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए योज्य तत्समक को हम इंग्लिश क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसे, है ना। अब क्या होता है, चलिए हम कोई सी भी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं संख्या ली मान लिया 2 ली अपने, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं 2 ली। अब 2 में आप शून्य जोड़ो, योगफल कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 2 ही आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब हमने कोई ली पूर्ण संख्या ले ली है, मान लिया हमने ऋण 5 लिया है ना। अब -5 में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -5 ही आएगा, आएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। ये हमने ली परिमेय संख्या 3/4। अब 3/4 में हम 0 जोड़ते हैं तो इसका योगफल भी 3/4 आता है। तो हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी संख्या में, संख्या कोई सी लो, है ना, चाहे हमने पूर्ण संख्या ली है चाहे परिमेय संख्या ली है, उसमें यदि हम शून्य जोड़ते हैं तो पुनः वही संख्या आ रही है। देखिए आप 3/4 में हमने शून्य जोड़ा तो अब 3/4 ही आया है, यानी इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसे हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि a + 0 = a, यानी किसी भी संख्या में a का मतलब क्या हो गया, संख्या कोई सी भी हो, किसी भी संख्या में, चाहे पूर्ण हो, प्राकृत हो, है ना, या परिमेय हो, कोई सी भी संख्या हो, तो उसमें हम यदि 0 जोड़ते हैं तो संख्या वही आती है ना। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। यानी क्या हो गया, शून्य क्या हो गया, शून्य यानी 0, शून्य योज्य तत्समक है। शून्य क्या है, योज्य तत्समक। ठीक है ना, यानी किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो संख्या वही आती है पुनः, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा, है ना। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। पूर्णांक के लिए भी योज्य तत्समक 0 होगा। ठीक है ना। चलिए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है गुणनात्मक तत्समक। क्या नाम है, गुणनात्मक तत्समक, या इसे हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि हमने कोई संख्या ली है, मान लीजिए 5 लिया है, 5 में हमने 1 का गुणा किया तो क्या हुआ, गुणनफल 5 आया, है ना। अब मान लिया है कि ऋण हमने 3 लिया है, इसमें 1 का गुणा किया है तो गुणनफल क्या आएगा, ऋण 3 यानी -3 आएगा। इसी प्रकार से हम 3/5 ले लेते हैं एक परिमेय संख्या और उसमें 1 का गुणा करते हैं तो हमारी परिमेय संख्या वही आती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि संख्या कोई सी भी ले, है ना, यानी a यानी कोई भी परिमेय संख्या हो गई है, जब उसमें हम 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है ना। तो 1 क्या हो गया, 1 आपका हो गया है गुणनात्मक तत्समक। 1 क्या हो गया, गुणनात्मक तत्समक, यानी इसे गुणात्मक तत्समक के नाम से भी जाना जाता है ना, ये गुणात्मक तत्समक। ओके, तो 1 क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ओके, चलिए इसके बाद में हम समझ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है गुणनात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक
प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम, है ना, इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम। और एक नाम और आता है जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम, है ना, क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे रेसिप्रोकल, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ये शब्द आपको याद होना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो गुणनात्मक प्रतिलोम बोले या हम बोले गुणात्मक प्रतिलोम या बोले व्युत्क्रम, सबका मतलब होता है रेसिप्रोकल। ओके, अब रेसिप्रोकल होता क्या है वो थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हमने कोई संख्या ली है 8/21, 8/21, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें किस परिमेय संख्या का गुणा करें या किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वह 1 आना चाहिए, ठीक है ना। यानी 8/21 में हम किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 21/8 का गुणा करेंगे, क्योंकि 8 से 8 क्या हो गया, कट हो गया, 21 से 21 कट हो गया और इनका गुणनफल आ गया 1, ठीक है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं और कि -5/7 में हम किस संख्या से गुणा करें कि हमारा गुणनफल 1 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि भाई 7/-5 गुणा करेंगे तो -5 से -5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और गुणनफल कितना आ गया, 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 8 देखिए अब निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि 8/21 का, है ना, व्युत्क्रम, क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम, या तो बोले व्युत्क्रम या गुणनात्मक प्रतिलोम या बोले गुणात्मक प्रतिलोम, कितना हो जाएगा, 21/8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। या बोले हम गुणन प्रतिलोम भी कह सकते हैं इसे, है ना, एक नाम और भी आता है ये गुणन प्रतिलोम, ये सीधा समझने के लिए है ना, मतलब रेसिप्रोकल, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस प्रकार से अलग अलग नाम आते हैं तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये 4 नाम आते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। ओके, तो इसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि -5/7 का, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 7/-5 है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि क्या, देखिए ये तो हो गया है। अब -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या हो गया, 7/-5 हो गया है। तो अब मुझे बताइए कि क्या शून्य का व्युत्क्रम होता है ना, शून्य का व्युत्क्रम होगा क्या, ऐसी कोई संख्या है क्या, ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसे शून्य से गुणा करें और गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए, तो जी नहीं, है ना। शून्य क्या है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है, है ना, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। ये प्रश्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ना। या पूछ सकते हैं कि शून्य का व्युत्क्रम है, आपको दे दिया ऑप्शन अलग अलग, तो आपको ध्यान रखना है कि शून्य का जो है कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है ना, ये शून्य यानी 0, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपने कंसेप्ट समझ लिए हैं तो इस चैप्टर में यानी इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब जो परीक्षा होने वाली है ना, वे सभी परीक्षाएं लर्निंग आउटकम्स आधारित होगी, कंसेप्ट बेस्ड होगी, स्किल बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसलिए आप क्या करें कि सबसे पहले इन कंसेप्ट को अच्छे समझें, सीखें और गणित में आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।